हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है, तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 486 से 490 तक। मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने हाथों से गू रिफाइन करते हुए मुझे दिखाओ। फैंग युआन के मन में एक ख्याल आया और उसने जरा टटोलने के लिए लैंड स्पिरिट से ये बात पूछ ली। ग्यू मास्टर्स का रिफाइन करने का तरीका हमेशा से गुप्त रखा जाता है। अगर कोई देख ले तो रेसिपी बाहर निकल सकती है या ग्यू मास्टर की अपनी अनोखी विधि उजागर हो सकती है। बिल्कुल, ये तो हमारे समझौतों में से एक था। लांग या लैंड स्पिरिट ने तुरंत ही हामी भर दी, जो फैंग युआन की उम्मीद के बाहर था। फैंग युआन ने हल्का सा भौं उठाया और अंदर ही अंदर बात समझ गया। उस समय जब लॉन्ग हेयर एंसेस्टर स्पेस एस्केप गू को रिफाइन करने में असफल हुआ था, तब उसने थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल के पूरे जीवन की मेहनत से जुटाए गए सारे गू मटीरियल्स बर्बाद कर दिए थे। उन सामग्रियों में से कई तो इतनी रेयर थीं कि थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल उन्हें बस किस्मत से ही जुटा पाया था। थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल रैंक 9 डीमन वेनरेबल था। नुकसान की भरपाई करने और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने गुजारिश मान ली थी कि वो उसके लिए जू रिफाइन करेगा। पूरा रिफाइनमेंट प्रक्रिया थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल को देखने देना सिर्फ रेसिपी चुकाने के लिए नहीं था, बल्कि ये साबित करने का तरीका भी था कि देखो, तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अगर रिफाइनमेंट असफल हुआ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन अब ऐसी कोई चिंता नहीं थी। लैंड स्पिरिट्स ब्लेस्ड लैंड की हेवनली पावर और गू इमॉर्टल की मृत्यु के बाद बची उनकी ऑब्सेशन से बने होते हैं। ऐसे स्पिरिट्स के मन में कोई छल कपट नहीं होता, वे सीधे सादे और साफ दिल के होते हैं। लेकिन लांग या लैंड स्पिरिट तो नंबर 1 रिफाइनमेंट इमॉर्टल लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से बना था। भले उसने यादें खो दी थीं, पर उसकी रिफाइनिंग की प्रतिभा और हुनर का बड़ा हिस्सा उसके अंदर बना हुआ था। इस लैंड स्पिरिट को ग्यू रिफाइन करते देखना फैंग युआन के लिए बहुत बड़ा लाभ था। मैं पहले सेकंड एपर्चर ग्यू रिफाइन कर चुका हूं। इस बार मैं लैंड स्पिरिट की रिफाइनिंग कला देखकर अनुभव बढ़ाऊंगा। शायद मुझे लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के पुराने समय की थोड़ी झलक भी देखने को मिल जाए। फैंग युआन इस रिफाइनमेंट के लिए मन ही मन उत्साहित था। लांग या लैंड स्पिरिट ने हाथ हिलाया और उसे एक विशाल हॉल में पहुंचा दिया। ये हॉल इतना बड़ा था कि उसका व्यास कम से कम 10 एलाई तो रहा ही होगा। चारों तरफ अलग अलग तरह का उपकरण रखा था। कहीं ग्रीन कॉपर के बड़े कॉल्ड्रन, कहीं रेड स्टील की भट्टियां, कहीं रेनबो रंग के पानी के टैंक और यहां तक कि केव हाउसेस भी मौजूद थे। जब गू मास्टर्स गू रिफाइन करते हैं तो उन्हें अपने उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है। और इस हॉल का सारा सामान मानो एक बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें रिफाइनमेंट की हर चीज मौजूद थी। फैंग युआन के लिए ये सब एकदम आंखें खोल देने वाला अनुभव था। हालांकि उसके पास रीबर्थ की वजह से पूरे 500 साल का अनुभव था, लेकिन उनमें से करीब 300 साल उसने बस भटकते हुए और लड़ते लड़ते अपने लिए रास्ता बनाते हुए बिताए थे। दुनिया में खुलकर घूमने और अपनी बड़ी इच्छाएं पूरी करने की ताकत उसे सिर्फ अपने आखिरी 200 सालों में ही मिल पाई थी। उस समय के दौरान उसने कई दूसरे गू पाथ्स भी आजमाए, लेकिन साथ ही उसे अर्थली कैलामिटीज भी झेलनी पड़ती थीं। अपनी ताकत का प्रबंधन करना पड़ता था और इमॉर्टल गू रिफाइन करने की सारी सामग्रियां इकट्ठी करनी होती थीं। वो इतना उलझा रहता था कि सब संभालना कठिन हो जाता था। रिफाइनमेंट पाथ में उसका फाउंडेशन भले ही मॉर्टल रेल्म से ऊपर का था, लेकिन ग्यू इमॉर्टल्स के बीच वो सिर्फ सेकंड या थर्ड रेट ही माना जाता था। ऐसे में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर जैसे लेजेंड से उसकी तुलना ही क्या। ये मेरा अर्थ ग्रेड रूम सीगू रिफाइनमेंट हॉल है, लांग या लैंड स्पिरिट ने परिचय कराया, और फैंग युआन का चेहरा ये सुनकर थोड़ा बदल गया। लैंड स्पिरिट झूठ नहीं बोल सकता। इतना भव्य हॉल तो लांग या ब्लेसड लैंड के कई गू रिफाइनमेंट हॉल्स में से बस एक था। अर्थ ग्रेड रूम सी, इस ब्लेस्ड लैंड में ऐसे कितने हॉल होंगे। इसी समय लैंड स्पिरिट ने हाथ लहराया। एक पल में ही हजारों हैरी मैन हॉल में प्रकट हो गए। ये हैरी मैन अचानक टेलीपोर्ट होकर आए थे। चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन तुरंत ही वे जमीन पर घुटने टेक कर बोले, हैरी मैन लांग या ओल्ड इमॉर्टल को प्रणाम करते हैं। एक साथ बोली गई उनकी आवाज हॉल में गूंज उठी। लांग या लैंड स्पिरिट के चेहरे पर स्नेह झलक आया। बच्चों, उठ जाओ। फिर उसने हाथ घुमाया और ग्यू रिफाइनमेंट की सारी सामग्री उनके सामने भेज दी। आज हम एक इमॉर्टल ग्यू रिफाइन कर रहे हैं। मैंने जो ग्यू रेसिपी दी है उसी के अनुसार करना। हैरी मैन इस तरह के काम में बिल्कुल माहिर थे। इमॉर्टल ग्यू रिफाइन करने की बात सुनते ही उनमें हलचल सी दौड़ गई। चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। लेकिन तुरंत ही वे शांत हुए और अपने हाथों की रेसिपी को ध्यान से देखने लगे। फिर रिफाइनमेंट शुरू कर दिया। हजारों हैरी मैन का एक साथ गू रिफाइन करना, ये दृश्य फैंग युआन पहली बार नहीं देख रहा था। वेरिएंट मैन में हैरी मैन रिफाइनमेंट के मामले में सबसे हुनरमंद होते हैं। वे जन्म से ही इस प्रतिभा के साथ आते हैं।
लेस दैन द लेजेंड्स ऑफ रेंजू ग्रेटर दैन के अभिलेखों में लिखा है कि इमेमोरियल ईरा में हैरी मैन ने गू रिफाइन करना शुरू कर दिया था, यहां तक कि उन्होंने रेंजू के पहले बेटे वर्डन ग्रेट सन को बांधकर इटर्नल गू रिफाइन करने की कोशिश भी की थी। हैरी मैन गू रिफाइन करते समय अपने टैलेंट और प्रेरणा का उपयोग करते हैं। उनका काम सहज, स्वाभाविक होता है, इंसानी गू मास्टर्स जैसी औजारों की निशानियां उसमें दिखती ही नहीं। गू इमॉर्टल स्तर पर, जहां वे मॉर्टल्स से बहुत आगे निकल चुके होते हैं, रिफाइनमेंट में सहायता के लिए वे हमेशा कई हैरी मैन पालकर रखते हैं। फैंग युआन ने भी अपनी पिछली जिंदगी में अपने ब्लेस्ड लैंड में कुछ हैरी मैन पालकर रखे थे, लेकिन वो तो ब्लड सी ब्लेस्ड लैंड था, जहां का माहौल ही इतना कठोर था कि कई बैचों में हैरी मैन मरते ही चले गए और आखिरकार वहां उन्हें पालने पोसने का उसका शौक ही खत्म हो गया। जब फैंग युआन एक गू इमॉर्टल बना, तब उसने अपने डिमोनिक सेक्ट के लिए बड़ी तादाद में हैरी मैन इकट्ठे किए और उनसे बल्क में गू रिफाइनमेंट करवाया। अपनी इसी पिछली जिंदगी के तजुर्बे की वजह से वो एक नज़र में समझ गया कि यहाँ के हैरी मैन बिल्कुल साधारण नहीं हैं। ये हैरी मैन तो हद से ज़्यादा अच्छे से पाले गए थे। उनके बाल और उनकी चमड़ी दोनों ही साफ सुथरे और चमकदार थे, आंखों में चमक थी, चेहरों में ऊर्जा, साफ दिखता था कि ये एक बढ़िया माहौल में पले हैं और लांगया लैंड स्पिरिट की यातना से कभी नहीं गुजरे। सबसे ज़रूरी बात, ये हैरी मैन बेहद फुर्तीले थे, उनकी चाल ढाल तेज थी और हर एक जू रिफाइनमेंट में माहिर था। रिफाइनमेंट के दौरान कुछ बुजुर्ग हैरी मैन तो खुद ही रेसिपी में बदलाव करने के सुझाव दे रहे थे। उनकी यूं सहज, निपुण हरकतें देखते हुए फांग युआन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसे हैरी मैन अगर ट्रेजर येलो हेवन में बेचे जाएं तो ये एलीट में भी एलीट स्लेव्स माने जाएंगे। कम से कम 21 मीटर्स की ट्रेजर लाइट तो इनसे जरूर निकलेगी और कई गू इमॉर्टल्स इन पर लड़ पड़ेंगे। इन हैरी मैन की उपलब्धियां वाकई चौंकाने वाली थीं। अधिकतर रिफाइनमेंट मास्टर्स थे, और जो बुजुर्ग सुझाव दे रहे थे वे तो रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर्स के स्तर पर थे, जबकि इस समय फांग युआन खुद मुश्किल से रिफाइनमेंट मास्टर की श्रेणी में था। इतने दक्ष सहायक होने पर रिफाइनमेंट की रफ्तार सांचा माउंटेन पर उसके खुद के रिफाइनमेंट से 10 गुना ज्यादा तेज थी। ये हैरी मैन आधे तैयार उत्पाद बनाते, फिर उन्हें जांच के लिए बुजुर्गों के पास देते और आखिर में उन्हें लांगया लैंड स्पिरिट को सौंपते। लांगया लैंड स्पिरिट उन्हें जल्दी जल्दी इकट्ठा करता, जांचता, कुछ टुकड़े नष्ट करके हैरी मैन को फिर से रिफाइन करने को कह देता। कई बार दोहराने के बाद आखिरकार लांगया लैंड स्पिरिट संतुष्ट हुआ और उसने खुद हाथ लगाया और बड़ी आसानी से सेकंड एपर्चर ग्यू का उच्च स्तरीय आधा तैयार उत्पाद तैयार कर लिया। ये वही था जैसा आधा तैयार उत्पाद इस समय फैंग युआन के पास था, लेकिन फांग युआन जानता था कि लांगया लैंड स्पिरिट वाले उत्पाद की गुणवत्ता उससे कई गुना ऊंची थी। आखिर में लांगया लैंड स्पिरिट ने डिवाइन ट्रैवल गू बाहर निकाला। इस डिवाइन ट्रैवल गू की सतह पर जगह जगह चोटें थीं, वो बुरी तरह घायल था और फैंग युआन का दिल धक रह गया। लड़के, अभी भी देर नहीं हुई है, चाहे तो अपना फैसला बदल सकता है, लांगया लैंड स्पिरिट अपने हाथ रोककर बोला। फैंग युआन ने भौहें सिकोड़ दीं, थोड़ी देर विचार करके हंसा। नहीं, कृपया जारी रखें, तू बड़ा चालाक है, तुझसे कुछ छिपा नहीं सकता। लांगया लैंड स्पिरिट बड़बड़ाया। नाक दबाते हुए उसने कई जू वर्म्स और कुछ बहुमूल्य सामग्रियों को एक साथ अपने पास टेलीपोर्ट कर लिया। फैंग युआन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन चीज़ों में से वो सिर्फ 2 को पहचान पाया। दोनों ही वे अनमोल वस्तुएं थीं जो जीयू रिफाइनमेंट में सफलता की संभावना को बहुत बढ़ाती थीं। अगर उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में रखा जाए तो कम से कम 18 मीटर्स की ट्रेजर लाइट निकलती। लांगया लैंड स्पिरिट का हर एक कदम सबकी नजरें खींच रहा था। सभी हैरी मैन श्रद्धा से कांपते हुए देख रहे थे, उनकी आंखों में अत्यधिक सम्मान और विस्मय भरा था। फैंग युआन भी गहरी उम्मीद के साथ देख रहा था। लांगया लैंड स्पिरिट जब रिफाइनमेंट कर रहा था, उसकी हर हरकत पानी की तरह सहज, स्वाभाविक और बिना किसी घबराहट के थी। लांगया लैंड स्पिरिट का नियंत्रण इतना सिद्ध था कि फांग युआन को इसे देखकर बहुत सी नई समझ मिली। हालांकि वो चाहता था कि यूं ही देखते रहे और सीखता रहे, लेकिन फैंग युआन ने होंठ काटे और खुद को जबरदस्ती सचेत किया। अब उसे अपना प्लान शुरू करना था। वो पांव मोड़कर जमीन पर बैठ गया और उन 2 जीयू को बाहर निकाला जो उसने पहले ही तैयार कर रखे थे। एक था क्लियर माइंड गू और दूसरा अवेकन क्लाउड गू। ये दोनों रैंक 4 थे। फैंग युआन ने उनमें प्राइमीवल एसेंस प्रवाहित किया तो वे सक्रिय हो गए। क्लियर माइंड ग्यू एक नरम हवा बनकर उसके दिमाग में समा गया, और रुई जैसे अवेकन क्लाउड ग्यू ने एक छोटी सफ़ेद बादल का रूप लेकर फैंग युआन के सिर के आसपास मंडराना शुरू कर दिया। अब फांग युआन ने नजरें फिर से उस लाइट लंप पर जमाई जिसे लांगया लैंड स्पिरिट नियंत्रित कर रहा था, और साथ ही 4 टॉप क्वालिटी वाइन्स बाहर निकाले। कनेक्टिंग हेवन गू की मदद से ट्रेजर येलो हेवन में जाना आसान था, इसलिए टॉप क्वालिटी वाइन्स इकट्ठा करना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसी पल के लिए उसने कम से कम 14 अलग अलग वाइन्स पहले से तैयार रखी थीं।
फैंग युआन की हलचल को देखकर लांगया लैंड स्पिरिट ने नापसंदगी से नाक सिकोड़कर एक भारी सी सिसकारी भरी, लेकिन उसे रोका नहीं। फैंग युआन ने मन ही मन राहत की सांस ली। आंखों में चुभती तेज रोशनी के बावजूद, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो लाइट लंप पर तीखी निगाहें गड़ाए रहा। आखिरकार उसने देखा कि डिवाइन ट्रैवल जू तरल जल जैसा बनकर बाकी सामग्रियों में घुल मिल गया। फैंग युआन ने तुरंत वाइन वैट्स निकाले और शराब को बड़े घूंटों में पीना शुरू कर दिया। उसी क्षण एक प्रचंड नशे की लहर ने उसे घेर लिया। फैंग युआन ने फौरन क्लियर माइंड गू को सक्रिय किया, खुद को जबरदस्ती होश में खींचते हुए, और उसका दिमाग फिर से एकदम साफ हो गया। उसी समय अवेकन क्लाउड ग्यू गड़गड़ाया, उसके मन को अपने सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखते हुए। 4 तरह की वाइन पीने के बाद भी फैंग युआन का दिमाग बिल्कुल साफ था, लेकिन उसे समझ आ गया कि अभी तक उसके शरीर में कोई असर शुरू नहीं हुआ है। वो लाइट अब भी बदल रही थी, और शुरुआत से अब तक कई गुना फैल चुकी थी, यहां तक कि किसी बड़े हाथी से भी ज्यादा विशाल हो गई थी। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ट्रैवल ज्यू अभी मिटा नहीं है। इमॉर्टल ज्यू की अपनी अनोखी पहचान होती है। मुझे पीते रहना होगा। फैंग युआन ने एक और वैट निकाला, मुहर खोली और बड़े घूंट में उसे खत्म कर गया। लाइट लंप अचानक सिकुड़ गई और लांगया लैंड स्पिरिट का चेहरा और गंभीर हो गया। वो दोनों हाथों से उस लाइट लंप को संभाले हुए था। कुछ देर बाद जब फैंग युआन ने 8वीं वाइन पी ली, उसकी नजरें धुंधली होने लगीं। उसी समय लांगया लैंड स्पिरिट के हाथ में पकड़ा हुआ लाइट लंप बार बार फैल रहा था और सिकुड़ रहा था। 3-4 बार ऐसा होने के बाद वो स्थिर हुआ और सेकंड एपर्चर जीयू बन गया। सेकंड एपर्चर गू बनते ही फैंग युआन का पूरा शरीर कांप गया। उसके अंदर जितनी भी ड्रंकननेस थी, वो सब मानो नदी के पानी की तरह एक जगह पर इकट्ठा हो गई और एक बिंदु में सिमट गई। और फिर जैसे किसी डिवाइन अपॉर्चुनिटी ने ऊपर से उतरकर उस बिंदु को छुआ हो, वो बिंदु अचानक फट गया और वहां से एक जीयू जन्मा। डिवाइन ट्रैवल गू, Second aperture GU. Divine Travel GU. एक ही पल में 2 इमॉर्टल जीयू हाथ में आ गए। फैंग युआन अचानक एकदम होश में आ गया। वो उत्साह में खड़ा हो गया और दिल खोलकर हंसने लगा। क्या जबरदस्त चाल थी ये! लांगया लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को थकान भरी नजरों से देखते हुए कहा। उसका शरीर भी कमजोर और थोड़ा खोखला सा लगने लगा था। फैंग युआन आखिर थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल का उत्तराधिकारी था। लांगया लैंड स्पिरिट डिवाइन ट्रैवल गू चाहता था, लेकिन फैंग युआन पर हमला नहीं कर सकता था। सारे हैरी मैन फैंग युआन को गुस्से और तिरस्कार भरी आंखों से घूर रहे थे। ये घिनौना इंसान हमारे प्यारे और सुप्रीम लॉर्ड लांगया ओल्ड इमॉर्टल के साथ चाल चलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? फैंग युआन ने उन हैरी मैन की परवाह ही नहीं की। उसने अपनी हंसी रोक ली और लांगया लैंड स्पिरिट को झुककर प्रणाम किया। ये तो बस एक छोटा सा स्कीम था, इसमें कुछ खास गरिमा नहीं थी। लेकिन आज मैंने सच में बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा। अपनी हरकतों पर मुझे शर्म है, लेकिन आपके प्रति मेरा सम्मान सच्चा है। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपका डिसाइपल बनने को तैयार हूं। दफा हो जाओ, भागो यहां से, निकलो यहां से। मुझे अपना डिसाइपल बनाना तो दूर, अगर मैंने तुम्हें डिसाइपल मान भी लिया ना, तो एक दिन गुस्से में ही मर जाऊंगा। मेरे अपने बच्चे ही सबसे अच्छे हैं, मुझे कभी कोई चिंता नहीं देते। अब दफा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। लांगया लैंड स्पिरिट हाथ हिलाता ही रहा, बिना किसी हिचक के फैंग युआन की डिसाइपल बनने की विनती ठुकरा दी। उसके पास सेकंड एपर्चर गू आ सकता था, लेकिन फैंग युआन ने ऐसी चाल चली कि उसे खुद ही सक्सेसफुली रिफाइन किया हुआ सेकंड एपर्चर गू देना पड़ा और साथ ही डिवाइन ट्रैवल गू भी खो देना पड़ा। फैंग युआन हल्का सा हंस दिया, उसे लैंड स्पिरिट की न नुकर से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लैंड स्पिरिट्स गू इमॉर्टल्स की ही ऑब्सेशन से बनते हैं। वे बहुत सीधे और एक तरफ झुके हुए होते हैं। वो आज मना कर रहा है तो आगे भी यही करेगा। कितनी अफसोस की बात है, मैं तो डिवाइन ट्रैवल जू तुम्हें अप्रेंटिसशिप गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था। हूफ, मुझे सबसे ज्यादा नापसंद अगर कोई है तो वो तुम्हारे जैसे चालाक लोग। हैरी मैन ही सबसे बढ़िया होते हैं। मैं सच बता देता हूं, मैंने पहले ही 18 हैरी मैन को अपना डिसाइपल बना लिया है। आने वाले समय में भी मैं सिर्फ हैरी मैन को ही डिसाइपल बनाऊंगा। ठीक है, अब मुझे सेकंड एपर्चर ज्यू दो। फैंग युआन ने हाथ आगे बढ़ाया। लांगया लैंड स्पिरिट का चेहरा ढीला पड़ गया। उसने अपने हाथ में रखे इमॉर्टल जीयू को बड़ी अनिच्छा से देखा। ये वही जीयू था जिसे वो रिफाइन करना चाहता था और अब कर भी चुका था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का मौका मिला ही नहीं और देना पड़ रहा है। लेकिन उस समय किए गए समझौते ने एक तरह की विल बना दी थी जो लैंड स्पिरिट का हिस्सा बन चुकी थी। वह चाहे भी तो उसे तोड़ नहीं सकता था, और वैसे भी वो तोड़ना चाहता भी नहीं था। बच्चे, मैं तुम्हें याद रखूंगा। लांगया लैंड स्पिरिट गुर्राया और सेकंड एपर्चर गू फैंग युआन के हाथ में ठूंस दिया। यह सेकंड एपर्चर ग्यू बिल्कुल एक भृंग जैसा दिखता था, जिसके दोनों सिरे नुकीले और बीच का हिस्सा मोटा था। भृंग एक जवान आदमी की मुट्ठी जितना बड़ा था।
बिल्कुल नीले जेड जैसा, और छूने पर मुलायम और ठंडा लगता था। उसकी मोटी पीठ पर एक सुनहरी आंख बनी थी। वो सुनहरी आंख बिजली जैसी चमक रही थी और अंदर पूरी स्पिरिचुअलिटी मौजूद थी। सैंचा माउंटेन पर मैंने इसी के लिए कितना रिस्क लिया था और इसे रिफाइन करने के लिए हर कोशिश की थी। कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुझे इस तरह से मिलेगा, फैंग युआन ने धीरे से कहा, लेकिन उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया। पहले उसे अपने पाउच में सुरक्षित रख लिया। लांग्या लैंड स्पिरिट की मदद से ये सेकंड एपर्चर गू अब पूरी तरह फैंग युआन की चीज बन चुका था, लेकिन फैंग युआन अभी गू इमॉर्टल नहीं था और उसके पास ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस भी नहीं था, इसलिए वो इसे इस समय एक्टिवेट नहीं कर सकता था। तुम्हारे पास इमॉर्टल ज्यू तो है ही, अगर तुम अपनी आखिरी चांस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अब निकल जाओ। लांग या लैंड स्पिरिट उसे भेजना चाहता था, लेकिन फांग युआन ट्रैवल गू निकाला और मुस्कुराते हुए उसे लांग या लैंड स्पिरिट के सामने लहराया। तुम इस इमॉर्टल ज्यू को नहीं चाहोगे। लांग या लैंड स्पिरिट की भौहें उठ गईं। क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? उसके पास कनेक्टिंग हेवन गू था और वो ट्रेजर येलो हेवन से तरह तरह के गू रिफाइनमेंट के सामान खरीद सकता था। यहां तक कि सेकंड एपर्चर ग्यू को रिफाइन करने के लिए जिन ह्यूमन एपर्चर्स की जरूरत होती है, वो भी वो एनस्लेव्ड गू मास्टर्स खरीदकर और उन्हें मारकर हासिल कर सकता था। सेकंड एपर्चर ग्यू एक एक्सपेंडेबल ग्यू था। फैंग युआन जब इसे इस्तेमाल कर लेगा तो ये खत्म हो जाएगा। लांग या लैंड स्पिरिट बिल्कुल नया रिफाइन कर सकता था, हाँ, लेकिन इसके लिए उसके पास डिवाइन ट्रैवल ज्यू होना बहुत जरूरी था। डिवाइन ट्रैवल गू के बिना वो कभी भी सेकंड एपर्चर गू रिफाइन नहीं कर सकता था। फैंग युआन ने सीधे जवाब नहीं दिया और उल्टा पूछा, बताओ, अगर मैं एक और सेकंड एपर्चर ज्यू इस्तेमाल करूं तो क्या मेरा तीसरा एपर्चर बन जाएगा? हूफ, सपने देखते रहो। लांग या लैंड स्पिरिट तुरंत हंस पड़ा। यह सेकंड एपर्चर गू है, थर्ड एपर्चर गू नहीं। तुम तीसरा एपर्चर बनाना चाहते हो तो जाओ और थर्ड एपर्चर जीयू की रेसिपी रिफाइन करो। फांग युआन ने सिर हिलाया और ईमानदारी से बोला, मैं भी यही सोच रहा था। लैंड स्पिरिट डिवाइन ट्रैवल ग्यू पाने की लालच में उसे धोखा नहीं देगा, और फांग युआन खुद भी सेकंड एपर्चर गू की रेसिपी जानता था, इसलिए वो पहले ही इस बात का अंदाजा लगा चुका था। उसने ये सवाल बस कंफर्म करने के लिए पूछा था। अब उसके पास जो डिवाइन ट्रैवल गू था और जो सेमी फिनिश्ड सेकंड एपर्चर गू था, दोनों की उपयोगिता खत्म हो चुकी थी। फैंग युआन के पास पहले ही एक सेकंड एपर्चर ग्यू था। वो अकेला रहकर काम करने वाला इंसान था, उसके पास कोई ट्रस्टेड एड नहीं था जिसे वो सपोर्ट दे सके, इसलिए उसे एक और सेकंड एपर्चर ग्यू की जरूरत ही नहीं थी। इसके अलावा जब उसने थोड़ी देर पहले लैंड स्पिरिट का ज्यू रिफाइनमेंट वाला पूरा प्रोसेस देखा था तो उसे साफ समझ आ गया था कि आखिरी स्टेप बेहद खतरनाक है। उस लाइट बॉल का फूलना और फिर सिकुड़ना बहुत ज्यादा कंट्रोल मांगता था और उसे संभालने के लिए कम से कम 1000 मैन सोल की ताकत चाहिए थी। इमॉर्टल जीयू को रिफाइन करना इतना आसान कैसे हो सकता है? शुक्र है कि सैंचा माउंटेन पर फांग युआन ने रीबर्थ के बाद सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करने का पक्का इरादा नहीं बनाया था, वरना उस समय की अपनी स्ट्रेंथ में वो बिल्कुल भयानक अंत झेलता। सिर्फ बैकलैश ही उसे मौत के दरवाजे तक ले जाने के लिए काफी था। बेशक वो इसे ट्रेजर येलो हेवन में बेच भी सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो ओल्ड मैन यानशी की नज़र उस पर पड़ जाती और उसके कई ट्रम्प कार्ड्स उजागर हो जाते। इसके साथ ही जो भी सामान उसे मिलता उस पर दूसरे ज्यू इमॉर्टल्स के छेड़छाड़ का भी खतरा था। लेकिन लांग या लैंड स्पिरिट के साथ लेनदेन बिल्कुल अलग बात थी। कम से कम लैंड स्पिरिट उसे कभी भी घटिया सामान नहीं देगा और उसके पास मजबूत फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थीं, इसलिए वो डिवाइन ट्रैवल ग्यू खरीदकर आराम से ग्यू रिफाइन कर सकता था। सबसे अहम बात, फैंग युआन खुद को उजागर होने से भी बचा सकता था, इसलिए ये सबसे सुरक्षित तरीका था। लैंड स्पिरिट, जरा ये देखो कि ये क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद फैंग युआन ने सीधे वो सेमी फिनिश्ड सेकंड एपर्चर ग्यू निकाल लिया जिसे उसने खुद रिफाइन किया था। यह सेमी फिनिश्ड चीज बिल्कुल किसी आधी अधूरी बनी मिट्टी की चीज की तरह दिख रही थी, जिसमें जरा सा भी जीवन का एहसास नहीं था। यह एक ग्रे पत्थर जैसा था जिसे भृंग के आकार में तराशा गया हो। उसका मोटा पेट काफी सुंदर लगता था, सिर और पूंछ नुकीले थे, लेकिन उसमें कोई एंटीना या पैर नहीं थे। हालांकि इसका रूप असली सेकंड एपर्चर जीयू जैसा था, लेकिन दोनों के बीच गहरी गुणवत्ता का अंतर साफ दिखता था। तुलना करना भी बेकार था। लांग या लैंड स्पिरिट की आंखें ये सेमी फिनिश चीज देखते ही चमक उठीं। यह सोचकर ही आश्चर्य हो रहा है कि तुम इस स्तर तक पहुंच गए। लेकिन सेकंड एपर्चर जीयू को रिफाइन करने की सबसे कठिन स्टेप आखिरी वाली ही है। उससे पहले वाले सारे कदम रिफाइनमेंट पाथ गू मास्टर्स जो मास्टर लेवल के हों वे पूरे कर सकते हैं। लैंड स्पिरिट की आवाज में हल्की सी खुशी झलक रही थी। फैंग युआन के पास डिवाइन ट्रैवल गू भी था और वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट भी। अगर ये दोनों चीजें उसे मिल जाती तो सेकंड एपर्चर जीयू को रिफाइन करने के लिए बस आखिरी वाला कदम ही बच जाता।
लांग्या लैंड स्पिरिट के लिए ये लालच सचमुच रोकना मुश्किल था। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? लैंड स्पिरिट ने अपनी जलती हुई नज़र हटाई और फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन ने अपने दाहिने हाथ में रखा डिवाइन ट्रैवल गू देखा और तुरंत बोला, इमॉर्टल ज्यू की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसलिए मैं इसे किसी और इमॉर्टल ज्यू के बदले में ही बदलना चाहूंगा। इमॉर्टल ज्यू की लेन देन का यही पुराना नियम है। लैंड स्पिरिट का चेहरा तुरंत उतर गया। हाँ, ये पुराना नियम तो है, लेकिन हमारी स्थिति में ये लागू नहीं होता। सबसे पहले, डिवाइन ट्रैवल ज्यू कोई व्यावहारिक चीज नहीं है। ये तो बस आखिरी समय में भागने का तरीका है। अगर ये गू मास्टर को किसी ज्वालामुखी के भीतर या धरती की गहराइयों में पहुंचा दे, तो ये तो खुद अपनी मौत को बुलाना हुआ। दूसरी बात, मैं डिवाइन ट्रैवल ग्यू को ग्यू रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन सेकेंड एपिचर जीयू का मेरे जैसे लैंड स्पिरिट के लिए क्या ही उपयोग। फैंग युआन मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि बार्गेनिंग करते समय लैंड स्पिरिट की निगाह डिवाइन ट्रैवल ज्यू पर ही जमी हुई थी। भले ही वो जिद्दी बनने की कोशिश कर रहा था, उसका चेहरा उसके इरादे खोल रहा था। लैंड स्पिरिट, तुम बहुत कंजूसी कर रहे हो। मुझे पता है लांग्या ब्लेसेड लैंड में इमॉर्टल गू की कमी नहीं। डिवाइन ट्रैवल गू रैंक 6 इमॉर्टल गू है। मैं लालची नहीं बनूंगा, इसे भी सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल ज्यू के बदले में ही मांग रहा हूं। लैंड स्पिरिट ने बार बार सिर हिलाया और बहुत कुछ कहा, लेकिन फैंग युआन अपनी जगह से हिला ही नहीं। धीरे धीरे लैंड स्पिरिट बेचैन होने लगा, उसके चेहरे पर गुस्से का उबाल आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो फैंग युआन को जिंदा चबा जाएगा। जब फैंग युआन को लगा कि सही समय आ गया है, वो बोला, चलो ऐसा करते हैं। मैं एक कदम पीछे हटता हूं और तुम्हारे किसी एक्सपेंडेबल प्रकार वाले रैंक 6 इमॉर्टल ज्यू के बदले डिवाइन ट्रैवल ज्यू दे देता हूं। जब मैं उस इमॉर्टल ज्यू को इस्तेमाल कर लूंगा तो तुम उसे फिर से रिफाइन कर लोगे, है ना? लैंड स्पिरिट के चेहरे ढीले पड़े और उसे लगा जैसे वो इस सौदे में जीत गया हो। उसका मन तुरंत हल्का हो गया। वो कुछ बार नाक से आवाज निकालते हुए गर्व से सिर उठाकर बोला, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। फिर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अचानक 5 इमॉर्टल ज्यू हवा में प्रकट हो गए। लांग्या ब्लेस्ड लैंड की नींव सच में बेहद मजबूत है, फैंग युआन ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल वो देखकर दंग रह गया। मैं ये इमॉर्टल ज्यू चाहता हूं। फैंग युआन की आवाज में थोड़ी अजीबियत थी जब उसने उनकी तरफ इशारा किया। यह इमॉर्टल गू कोई और नहीं, बल्कि इमॉर्टल गू ग्रुएल मड था, वही जिसने डांगहन माउंटेन को धीरे धीरे मरने पर मजबूर किया था। फैंग युआन ने कल्पना भी नहीं की थी कि लांग्या लैंड स्पिरिट ने इसे रिफाइन किया होगा। दोनों ने जल्दी ही सौदा पूरा कर लिया। फैंग युआन को इमॉर्टल गू ग्रुएल मड मिल गया। उसने उसे अपने एपर्चर में नहीं रखा, बस फिलहाल अपने पाउच में सुरक्षित रख लिया। मैंने अपनी सारी मानसिक और शारीरिक ताकत इस आधे अधूरे जीयू को बनाने में लगा दी है। तुम्हें इसे खरीदकर काफी खर्च बच जाएगा। अब तो हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से परिचित भी हो गए हैं। मैं तुम्हें ये सस्ता ही बेच दूंगा। मुझे बस 1000 हैरी मैन चाहिए। मैं लालची नहीं हूं, तुम मुझे वही बूढ़े हैरी मैन भी दे सकते हो जिन्होंने अभी अभी ये गू रिफाइन किया था। लैंड स्पिरिट गुस्से से तमतमा उठा। बुलशिट, क्या तुम मुझे 3 साल के बच्चे की अक्ल वाला समझते हो? वो हैरी मैन तो कम से कम मास्टर लेवल के हैं गू रिफाइनमेंट में। अगर उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में रखा जाए तो उनका ट्रेजर लाइट कम से कम 70 फीट ऊंचा उठेगा। फैंग युआन हल्की मुस्कान हंसा, क्योंकि उसे इन हैरी मैन की बहुत इच्छा थी। ये हैरी मैन उसके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते थे। ठीक है, मुझे 1000 नहीं चाहिए, 800 भी चलेगा। बुलशिट, 800? ये सारे हैरी मैन मेरे बच्चे हैं, मैं इनमें से एक भी नहीं बेचूंगा। लांग्या लैंड स्पिरिट दहाड़ उठा। हर चीज की एक कीमत होती है, हम अभी भी बात कर सकते हैं। नहीं मतलब नहीं। अगर तुमने ये बात फिर छेड़ी तो तुम ये अपना आधा अधूरा सामान वापस ले जाना, मैं नहीं खरीद रहा। फैंग युआन भीतर ही भीतर लांग्या लैंड स्पिरिट की इस अटूट जिद पर हैरान हो गया। उसने तो कीमत बिल्कुल नीचे तक गिरा दी थी और लांग्या लैंड स्पिरिट साफ साफ फायदे में रहता, फिर भी उसने हैरी मैन बेचने से इनकार कर दिया। लगता है कि सच में उसका इन हैरी मैन से भावनात्मक लगाव है। यह स्थिति अजीब नहीं थी। कई गू इमॉर्टल्स अपने ब्लेस्ड लैंड में वेरिएंट ह्यूमंस को ऐसे पालते थे जैसे कोई अपने पालतू जानवर पालता है। वे उनके बढ़ने फलने को देखते, उनकी देखभाल में काफी मेहनत करते, और जब वे मर जाते तो कई गू इमॉर्टल्स सच में दुख के मारे आंसू तक बहाते। लेकिन निश्चित ही ऐसी भावुकता फैंग युआन पर कभी लागू नहीं होती। हैरी मैन खरीद न पाने का अफसोस लेकर फैंग युआन ने अपनी मांग बदल दी। अगर ऐसा है तो फिर मैं वुल्फ एनस्लेवमेंट ग्यू की रेसिपीज लेना चाहता हूं। लांग्या ब्लेसेड लैंड में रेसिपीज की कोई कमी नहीं थी। प्राचीन युग से अब तक उन्हें इकट्ठा किया गया था। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि मानो किसी अथाह समुद्र जैसी। लांग्या ब्लेसेड लैंड जैसा विशाल स्थान हो,
वहाँ वुल्फ एनस्लेवमेंट गू जैसी आम रेसिपीज का होना असंभव नहीं था। फांग युआन काफ़ी समय से ये रेसिपीज खरीदना चाहता था, लेकिन ओल्ड मैन यानशी के अस्तित्व का पता चलने के बाद से वो येलो ट्रेजर हेवन में अपनी हर गतिविधि पर सख्त नियंत्रण रख रहा था। विजडम पाथ के गू मास्टर्स डिडक्शंस के महारथी होते हैं, पर डिडक्शंस तभी संभव हैं जब उनके पास पर्याप्त आधार हो, बहुत सारा जानकारी हो। इन्हीं जानकारी को नींव बनाकर वे परिणाम निकालते और भविष्य का अनुमान लगाते। अगर फांग युआन खुलेआम येलो ट्रेजर हेवन में वुल्फ एनस्लेवमेंट गू की रेसिपीज खरीदता रहता तो ये कहना मुश्किल था कि ओल्ड मैन यानशी उसकी हरकतों के बारे में कुछ डिड्यूस न कर ले। लांगया लैंड स्पिरिट ने एक मोटा सा ढेर फांग युआन की ओर बढ़ाया। ले लो, यह रैंक 1 से रैंक 5 तक के वुल्फ एनस्लेवमेंट ग्यू की रेसिपीज हैं। फैंग युआन ने जल्दी से उन्हें पलटकर देखा। सिर्फ रैंक 5 वुल्फ एनस्लेवमेंट ग्यू की 8 अलग अलग रेसिपीज थीं। हर रेसिपी में अलग सामग्री, अलग विधि, लेकिन परिणाम एक जैसा ज्यू वर्म। और रैंक 1 से रैंक 4 तक की रेसिपीज तो उससे भी ज्यादा थीं, मानो अनगिनत विकल्प। ये लेनदेन तो वाकई कीमती निकला। फैंग युआन मन ही मन बेहद खुश था। लैंड स्पिरिट ने चिढ़कर हाथ हिलाया। लेनदेन पूरा हो गया, अब तुम जा सकते हो। लेकिन फांग युआन मुस्कराया। अरे अरे, इतनी जल्दी कैसी? अभी एक और लेनदेन बाकी है, और ये वाला तुम्हारी दिलचस्पी जरूर जगाएगा। लैंड स्पिरिट ने घमंड से मूछें सहलाईं। हाँ नौजवान, यूं बड़ी बड़ी बातें मत करो। इस दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो इस बूढ़े आदमी की रुचि जगा सकें। फैंग युआन धीमे से बोला, इस बार जो चीज मैं बेच रहा हूं वो है जानकारी, और ये जानकारी इस बारे में है कि मैं सेकेंड एपर्चर जीयू का इस्तेमाल कब करूंगा। लैंड स्पिरिट एक पल को ठिठक गया, जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, और फैंग युआन को देखते हुए उसके चेहरे पर गहरी घृणा और नफरत उभर आई। तुम इतने घटिया और बेहया कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारी नैतिकता की गिरावट की कोई हद नहीं? फैंग युआन हंस पड़ा। हा, क्या सच में तुम्हें इस जानकारी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है? लैंड स्पिरिट का दिल ऐसा हुआ जैसे किसी ने उसे लूट भी लिया और फिर उसी लुटेरे से माफी भी मांगनी पड़े, क्योंकि दिल चाहे कितना भी चिढ़े पर वो जानता था, क्या वो दिलचस्पी न रख सकता था? सेकेंड एपर्चर ग्यू एक इमॉर्टल ग्यू था, और इमॉर्टल ग्यू केवल एक ही होते हैं। अगर फांग युआन ने इसे कभी इस्तेमाल ही ना किया तो सदा सर्वदा दूसरा सेकेंड एपर्चर गू रिफाइन करना असंभव होता। लैंड स्पिरिट ने गुस्सा निगलते हुए पूछा, कैसे बेचना चाहते हो? फैंग युआन की आंखें हल्की सिकुड़ीं, उनमें तेज चमक चमकी। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैं जानकारी के बदले जानकारी चाहता हूं। मुझे इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में स्थित 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए। लैंड स्पिरिट दंग रह गया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग? तुम्हें सच में पता है कि इस इमॉर्टल ग्यू हाउस का मुझसे कोई संबंध है? थुड। दूर कहीं से तेज कदमों की आवाज आने लगी। कुछ ही पल में ज्यू मास्टर्स का एक दल टेरर क्लॉ हॉर्सेस पर सवार होकर उस कीचड़ वाले इलाके में पहुंच गया। टेरर क्लॉ हॉर्सेस की लाल लाल आंखें थीं, उनके मुंह में नुकीले दांत, और ये घास चढ़ने वाले नहीं बल्कि मांस खाने वाले थे। इनके शरीर पर जरा भी बाल नहीं था। चमड़ी एकदम कसी हुई, नीचे की मजबूत मांसपेशियां साफ दिखती थीं, और देखने में ही ऐसा लगता था कि इनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। सबसे अजीब बात यह थी कि इनके पांवों में घोड़े जैसा खुर नहीं था, बल्कि 4 लंबे नुकीले पंजे थे। उन पंजों के बीच पतली झिल्ली भी थी, इसलिए टेरर क्लॉ हॉर्सेस न सिर्फ चढ़ाई पर अच्छे थे, बल्कि दलदल में भी आराम से दौड़ सकते थे। लॉर्ड एल्डर्स, वे लोग यहां से उस दिशा में निकले हैं। एक इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर की आंखों में लाल रोशनी चमकी। उसने चारों तरफ देखा और ये रिपोर्ट दी। साइड में खड़े एक यंग गू मास्टर ने तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए घबराकर कहा, अच्छा नहीं हुआ अंकल, अगर वे इसी रास्ते से चलते रहे तो आगे रॉक्सपूल पड़ता है। अगर वे रॉक्सपूल पार कर गए तो वे वॉर्म पॉन्ड वैली से बाहर निकल जाएंगे, फिर उन्हें मारना मुश्किल हो जाएगा। रिलैक्स, फे चिंग पर तुम्हारे डैड के पॉइजन गू का असर हो चुका है और वो अभी खतरनाक हालत में है। ऊपर से वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर भाग रहा है। जितना दूर वो अपने गोस्ट क्लाउड को उड़ाकर ले जाएगा, जहर उतना ही बढ़ता जाएगा। हाँ, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। चलो, पीछा जारी रखते हैं। एल्डर्स हंसते हुए हाथ हिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद जिस दलदल पर वे खड़े थे वो अचानक उबलने जैसा हिलने लगा, और वहीं से एक बड़ा पीला सिल्कवर्म ऊपर निकल आया। वो सिल्कवर्म अंदर से फटा हुआ था और उसके भीतर से 2 लोग बाहर निकले, एक मध्यम उम्र का गू मास्टर और एक बच्चा। दोनों की हालत बहुत बुरी थी, सांसें फूल रही थीं, और जैसे ही बाहर निकले जमीन पर ढह कर बैठ गए। आखिरकार हमने उन्हें धोखा दे दिया। मध्यम उम्र का गू मास्टर फेकिंग, जिसके पूरे चेहरे पर जहर की वजह से बैंगनी रंग चढ़ा हुआ था, भारी सांस लेते हुए बोला। जहर बहुत अंदर तक फैल चुका था। उसका मूवमेंट गू स्विफ्ट गोस्ट क्लाउड गू पहले ही किसी ने छेड़छाड़ करके खराब कर दिया था।
भागते भागते फे क्यूइंग को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था, इसलिए उसने तुरंत स्विफ्ट गोस्ट क्लाउड ज्यू को छोड़ दिया और उसे उड़ने दिया ताकि दुश्मन का ध्यान वहीं लगा रहे। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर कीचड़ में छुप गया, लेकिन ऐसा करते ही उसके पास आगे भागने की कोई ताकत नहीं बची। उसकी मूवमेंट खो गई, शरीर में जहर भर चुका था और अब बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं रही। फेई चांग, तुम कितने घटिया इंसान निकले। क्लैन लीडर की कुर्सी के लिए अपने ही कजिन को जहर दे दिया। धत्त तेरी, तुम जैसे इंसान को तो अपशगुन कहना भी कम है। गुस्से और बेबसी में भरे फे किंग का दिल और जोर से धड़क उठा और अचानक उसने हरे रंग का खून उगल दिया। फादर, आप ठीक तो हो ना? प्लीज हिम्मत रखो। बच्चे ने जैसे ही वो हरा खून देखा, वो रोने लगा और खुद को फे चिंग की छाती से चिपका लिया। सोन फे चिंग की निराश आंखों में भी थोड़ी उम्मीद और हिम्मत की चमक दिखाई दी। उसने अपने इकलौते एयर को प्यार से देखा, उसके छोटे सिर पर हाथ फेर, लिटिल काई फादर अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। फे चांग ने बहुत गहरी चाल चली है। मैं उसे बस एक बार ही धोखा दे पाया हूं। थोड़ी देर में उसे शक हो जाएगा और वो वापस आ जाएगा। तुम जल्दी निकल जाओ, फादर तुम्हें रोकने वालों को यहां संभाल लेंगे। उस छोटे रास्ते से जाओ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, शायद तुम बच सको। नो फादर, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। हम दोनों साथ भागेंगे। फादर प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं। बेटा फे काई जोर जोर से रो रहा था। फे चिंग के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने हिम्मत जुटाई और फे काई के कंधे पकड़कर कहा, लिटिल काई, मत रो। नॉर्दर्न प्लेन्स के मर्द खून बहा सकते हैं लेकिन आंसू नहीं बहाते। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारी रगों में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की ब्लड लाइन बह रही है। तुम हुआंग जिन फैमिली के हो। तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत गहरी है, बहुत कम देखने को मिलती है। तुम्हारे पास 88th ट्रू यांग बिल्डिंग में प्रवेश करने की क्वालिफिकेशंस है। कफ कफ फे किंग के मुंह और नाक से हरा खून बहता रहा। लिटिल काई, अपना ख्याल रखना। अगर कभी मौका मिले और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड पहुंच सको तो 88th ट्रू यांग बिल्डिंग जाओ और वो ग्रेस हासिल करो जो एंसेस्टर जायंट सन ने आने वाली जनरेशंस के लिए छोड़ा है। तभी तुम मेरा बदला ले पाओगे। Father. अब जाओ, और देर हुई तो समय हाथ से निकल जाएगा। फे चिंग ने अपने बेटे को धक्का दिया। फे काई कई कदम पीछे हट गया, आंसू बहते चेहरे से मजबूर होकर अपने फादर को देखता रहा। जल्दी जाओ फेक फिंगर जे। फे काई ने आंसू पोंछे, पर अगले ही पल फिर बह निकले। उसने दांत भींचे, मुड़ा और तेजी से दौड़ पड़ा। सोन, फादर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बस तुम किसी तरह उन दुष्टों के हाथों से बच जाओ। जमीन पर बैठे फे चिंग ने अपने दूर जाते बेटे को देखा, लेकिन फिर उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं। मूर्ख, रुक जाओ, फे किंग ने अपने धड़ को उठाते हुए जोर से चिल्लाया। फादर। फे काई ने कुछ ही कदम दौड़े थे कि उसे फे किंग की आवाज सुनाई दी। वो रुककर पीछे देखने लगा, चेहरे पर उलझन थी। फे क्विंग की पेशानी पर नसें उभर आईं। तू बुद्धू है क्या? मैंने तुझे नॉर्थ वेस्ट दिशा में भागने को कहा था। तू साउथ ईस्ट की तरफ क्यों भाग रहा है? क्या ट्राइब कैंप में वापस जाकर अपनी मौत ढूंढने जा रहा है? फे काई ने तुरंत दिशा बदल ली। लेकिन फे किंग फिर चिल्लाए, अरे गधे, वो साउथ वेस्ट है। फे काई ने एक बार फिर दिशा बदली, इस बार सही रास्ते पर चल पड़ा। तभी जाकर फे क्विंग ने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। सांस भरते हुए वो मध्यम उम्र का गू मास्टर बेबस सा बस आह भरकर रह गया। उसका बेटा भले ही ताकतवर ब्लड लाइन वाला था, लेकिन दिमाग के मामले में थोड़ा कमजोर था और ऊपर से दिशा पहचानने में बिल्कुल बेकार। क्या वो सच में बचकर निकल पाएगा और कोई दिन देख भी पाएगा, ये कहना मुश्किल था। फे चांग की गहरी साजिशें सोचकर फे किंग को कोई उम्मीद नहीं थी, पर उसने जितना कर सकता था उतना कर लिया था। अब सब कुछ हेवन पर ही छोड़ा जा सकता था। कुछ देर बाद, जैसे कि फे चिंग पहले से समझ रहा था, फे चांग वापस लौटा। चेहरे पर गुस्सा और साथ में 3 गू मास्टर्स अपने टेरर क्लॉ हॉर्स पर सवार थे। फे चांग की आवाज ठंडी और भारी थी। वो बोला, फे चिंग, तो तू यहीं छुपा हुआ था। उसकी निगाह चाकू जैसे नुकीली थी और अंदर छुपी किलिंग इंटेंट को बिल्कुल नहीं छिपा रही थी। फे चिंग ने तिरस्कार से हंसकर कहा, सोचा भी नहीं था कि मेरी मौत तेरे जैसे घटिया इंसान के हाथों होगी। उसका शरीर अब सुन्न पड़ चुका था, हिलने की ताकत भी नहीं थी। फे चांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए बिल्ली और चूहे जैसा भाव बनाकर कहा, मैं तुझे इतनी जल्दी नहीं मारने वाला। फे क्विंग, तू तो बड़ा नोबल और ऊपर से खुद को बहुत ऊंचा समझने वाला है ना। जरा ठहर, पहले मैं तेरे बेटे को पकड़ूंगा, फिर तेरी आंखों के सामने उसे तड़पाकर मारूंगा। हे। ये सुनकर फे क्विंग अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से से घूर कर कहा, फे चांग, तू तो उसका सीनियर है और इतनी नीच हरकतें भी कर सकता है।
जब घास को काटते हो तो उसकी जड़ें भी उखाड़नी पड़ती हैं, वरना वसंत की हवा आने पर वो फिर उग आती है। आदमी को भी वैसे ही निपटाना चाहिए। आदमी, फेई चिंग को मेरे पास ले आओ। फेई चैंग के आदेश पर उसके पास खड़े गू मास्टर्स तुरंत आगे बढ़े, फेई चिंग को कसकर बांधा और फिर मोटी रस्सी से घसीटते हुए जमीन पर खींच ले चले। हे, फेई किंग, कीचड़ का स्वाद अच्छे से चख ले। चलो, उस बच्चे को ढूंढकर खत्म करना है। फेई चांग जोर से हंसा, संतोष से भरा हुआ। फेई चांग के मन में बस यही चल रहा था कि जब फेई किंग पकड़ा जा चुका तो उसके उस बेवकूफ बेटे को पकड़ना तो खेल जैसा होगा। लेकिन हकीकत अलग थी। फेई चांग जब रॉक्स पूल पहुंचा तो वहां उसके आदमियों के सिवा कोई और नजर ही नहीं आया। उसने गाली देकर कहा, ये साला यहां भागकर नहीं आया। बोल, वो गया कहाँ? उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। उधर फेई क्वीन को रास्ते भर घसीटते घसीटते उसकी हालत बदतर हो चुकी थी। शरीर जख्मों से भरा, खून बहता हुआ, होश उड़ चुका था। फेई चांग ने लात मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन बदले में सिर्फ फेई चिंग की ताने देने वाली व्यंग्य भरी नजर ही मिली। फेई चैंग ने दुष्ट हंसी हंसकर कहा, तू सोचता है कि तू नहीं बोलेगा तो मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा। ये कहते ही उसकी आंखों से एक अजीब रोशनी निकली और सीधी फेई क्विंग के शरीर पर पड़ी। फेई किंग का पूरा बदन कांप गया। उसकी सोल पर गहरी चोट लगी। ये था सोल सर्च GU। फेई चांग ने अपनी हड्डियों जैसी पतली दाहिनी हथेली बढ़ाकर फेई किंग का सिर पकड़ लिया, आंखें बंद की और अपना प्राइमीवल एसेंस चलाया। फेई किंग का शरीर कांप उठा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर दोनों जू मास्टर्स डर के मारे बिल्कुल चुप खड़े रहे। एक पल में ही फेई चांग ने अपनी आंखें खोल दीं। उसका चेहरा जोर से पीला पड़ गया और नजरें धुंधली हो चलीं। ये रैंक 3 सोल सर्च GU आत्मा में जमा यादों का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा निकाल पाता था, लेकिन इसकी कई सीमाएं थीं। पहली बात तो ये कि निकली हुई यादें बहुत गड़बड़ और बिखरी हुई मिलती थीं। दूसरी बात ये कि इसे बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, वरना आत्मा उलझ जाती और इंसान की चेतना धुंधली हो जाती, जिससे खुद को बहुत नुकसान पहुंच सकता था। फेई चांग को फेई किंग से बहुत पुरानी रंजिश थी और वो ये भी जानता था कि फेई काई की ब्लडलाइन बहुत गहरी है। इसलिए जब तक वो खुद उस बच्चे को नहीं मार देता, उसे सुकून नहीं मिलता। इसी वजह से उसने सोल सर्च GU को बेझिझक इस्तेमाल किया। तो यहां एक छुपा हुआ रास्ता था। हाफ, फेई चांग ने घमंड से हंसते हुए सोचा। वो किस्मत से वही याद ढूंढ पाया जो उसे चाहिए थी। वो अपने घोड़े को मोड़कर तुरंत उसी छिपे रास्ते की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा तो वहां किसी इंसान का कोई निशान ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वो लड़का अभी नाबालिग है, उसकी एपर्चर भी नहीं खुली है। वो तो सिर्फ एक मॉर्टल है। वो मेरे इन्वेस्टिगेटिव GU से छिप ही नहीं सकता। क्या मैंने जो यादें छीनी उनमें कोई अहम हिस्सा गायब था? फेई चांग ने दोबारा जांच की और झाड़ियों के बीच वही तंग रास्ता देखा। उसका चेहरा और ज्यादा काला पड़ गया। इसी समय वॉर्म पॉन्ड वैली के बाहर से गहरा और ताकतवर ब्यूगल हॉर्न बज उठा। फेई चांग और उसके साथ के लोग एकदम सन्न और पीले पड़ गए। लॉर्ड एल्डर्स, कृपया जल्दी लौटकर सैनिकों की मदद करो। एमए ट्राइब अपनी ह्यूज आर्मी लेकर अचानक हमला कर रहा है। बिना किसी सूचना के बैटल शुरू कर दिया है। पूरी ट्राइब इमरजेंसी में है। एक गू मास्टर उड़ते हुए बर्ड पर सवार होकर ये सूचना लेकर आया। क्या? फेई चांग पूरी तरह चौंक गया। उसी समय जब फेई ट्राइब के अंदरूनी झगड़े शुरू हुए, एमए ट्राइब ने आकर हमला कर दिया। ये वक्त भी कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस था। अगर फेई ट्राइब ही नहीं रही तो फेई ट्राइब का ट्राइब लीडर बनने का क्या मतलब? बचाओ, हर हाल में बचाओ। हमें इस जगह को बचाकर रखना ही होगा। वॉर्म पॉन्ड वैली को बचाना आसान है और उस पर हमला करना बहुत कठिन। शायद एमए ट्राइब की आर्मी को पीछे हटना पड़े। हाँ, अभी भी उम्मीद है। ये सोचकर फेई चांग ने फेई काई को पूरी तरह दिमाग से निकाल दिया और तुरंत ट्राइब कैंप की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन एमए ट्राइब का हमला पहले से ही पूरी योजना बनाकर किया गया था। उन्होंने फेई ट्राइब की अंदरूनी गड़बड़ी का पूरा फायदा उठाया और घात लगाकर हमला किया। फेई ट्राइब भले ही वॉर्म पॉन्ड वैली के डिफेंस में मजबूत थी, लेकिन आखिरकार वो एमए ट्राइब के सोल्जर्स की बड़ी और ताकतवर वेव को रोक नहीं सके। उसी समय जब फांग युआन लांगया ब्लेस्ड लैंड में दाखिल हो रहा था, नॉर्दर्न प्लेन्स में एक बड़ा हादसा हो चुका था। हुआंगजिन फैमिली की एक बड़े स्तर की फोर्स, यानी फेई ट्राइब जो वॉर्म पॉन्ड वैली पर कब्जा किए हुए थे, वो पूरी तरह एक्सटर्मिनेटेड हो गई। इस खबर ने पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स हिलाकर रख दिया। एक ढलान पर एमए ट्राइब के हायर अप्स अपने वॉर हॉर्सेस पर बैठे फेई ट्राइब के उजड़े हुए कैंप को देख रहे थे। इन लोगों के बीच एक यंग मैन खड़ा था और बाकी सब बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे चांद के चारों ओर तारे। जब वो लोग देखा कि सामान के कार्ट भर भर कर ले जाए जा रहे हैं और कैप्टिव्स के झुंड बाहर लाए जा रहे हैं, तो एमए ट्राइब के हायर अप्स के चेहरे खुशी से चमक उठे।
एक रैंक 3 गू मास्टर एल्डर ने उस यंग मैन की ओर हाथ जोड़कर कहा, कंग्रेचुलेशंस टू यंग मास्टर। फेई ट्राइब के अंदर डिस्कॉर्ड फैलाने और इंटरनल डिसऑर्डर कराने की पूरी योजना यंग मास्टर की ही थी। इसी वजह से हम इतनी आसानी से वॉर्म पॉन्ड वैली पर कब्जा पा सके, फे ट्राइब को निगल सके और ट्राइब के लिए बड़ी सफलता हासिल कर सके। ये यंग मैन था मा ट्राइब का यंग ट्राइब लीडर मा यिंगजी। उसका पीठ चौड़ा था, लेकिन कमर पतली, भौहें तेज, आंखें चमकदार, पूरा व्यक्तित्व हीरो जैसा। उसका कल्टिवेशन रैंक 4 मिडिल स्टेज पर था। वो एंस्लेवमेंट पाथ का गू मास्टर था और थोड़ी बहुत प्रसिद्धि भी रखता था। लोग उसे लिटिल मा जुन कहा करते थे। उनकी जीत तो हो गई थी, लेकिन मा यिंगजी जरा भी घमंड में नहीं आया, बल्कि शांत स्वर में बोला, वॉर्म पॉन्ड वैली ऐसी जगह है जहां रक्षा करना आसान है और हमला करना बहुत मुश्किल। यहां बड़े बड़े गर्म पानी के तालाब फैले हुए हैं। आगे बड़ी बर्फीली आंधी आने वाली है और ये जगह हमारे लिए स्वाभाविक सुरक्षा बन जाती है। इसे हासिल करके हमारी ट्राइब को एक मजबूत ठिकाना मिल गया। चाहे तो आगे बढ़कर हमला कर सकते हैं और चाहे तो पीछे हटकर बचाव भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि हमें 2 लाख से भी ज्यादा टेरर क्लॉ हॉर्सेस मिले हैं। इन हॉर्सेस की वजह से अंकल अपनी हॉर्स ग्रुप की ताकत को बहुत बढ़ा सकते हैं और आने वाले हीरोज असेंबली में हमारी एमे ट्राइब की सुप्रीम माइट पहले से भी ज्यादा चमकेगी। उनका ये अंकल इस समय के 3 बड़े एंस्लेवमेंट मास्टर्स में से एक था मा जुन। एमा जुन का नाम लेते ही एमा ट्राइब के सारे गू मास्टर्स की आंखों में सम्मान चमक उठा। घर से निकलने से पहले अंकल ने मुझसे कहा था, हमारी एमे ट्राइब एक बड़े पैमाने की ट्राइब बनने में बहुत कठिनाई से पहुंची है। सैकड़ों साल की मेहनत, संघर्ष और किस्मत जुटाने के बाद आज हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्राइब बड़ी होती है, उसे संभालना और मुश्किल होता जाता है। वॉर्म पॉन्ड वैली पर कब्जा करके हमने सिर्फ एक ऐसी जगह हासिल की है जो आग को बचाए रखने जैसा है। पूरी ट्राइब को सुरक्षित रखने का असली रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो है इंपीरियल कोर्ट में कदम रखना। मा यिंगजी ने सबकी ओर देखते हुए कहा, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की अपने डिसेंडेंट के लिए छोड़ी हुई कृपा है। खासकर वो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग, जिसमें इमॉर्टल वेनरेबल की इनहेरिटेंस मौजूद है। अंकल कहते हैं कि मेरा ब्लड लाइन अब उस 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में प्रवेश करने की सारी शर्तें पूरी करता है। अगर मैं इमॉर्टल वेनरेबल की इनहेरिटेंस हासिल कर लूं और आगे चलकर गू इमॉर्टल बन जाऊं, तो हमारी एमा ट्राइब नॉर्दर्न प्लेन्स की नई सुपर ट्राइब बन जाएगी। सुपर ट्राइब। ये 2 शब्द सुनते ही एमे ट्राइब के लोग मानो किसी सपने में खो गए। यंग ट्राइब लीडर, आप हमारे ट्राइब के 100 साल में एक बार पैदा होने वाले जीनियस हो। हमारे ट्राइब का भविष्य आपके कंधों पर टिका है। लॉर्ड मा जुन भले ही कम बोलते हों, लेकिन उनके दिल में ट्राइब के लिए कितना प्यार और कितनी दूर की सोच है, ये हम सब जानते हैं। यंग ट्राइब लीडर के साथ रहकर सब देखना और उनके साथ लड़ना, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व है। यंग ट्राइब लीडर, हमें उजाला दिखाइए। माँ ट्राइब के गू मास्टर्स जोश से भरकर चिल्लाने लगे। मा यिंगजी बस मुस्कुराता रहा। असल में मा यिंगजी जो बातें सबके सामने बोल रहा था, वो सच नहीं थीं। मा जुन ने ऐसा कुछ भी कभी नहीं कहा था। ये सब एमा यिंगजी की खुद की बनाई हुई बातें थीं। मा जुन की प्रतिष्ठा उधार लेकर मा यिंगजी अपने नाम में चमक जोड़ रहा था। सोचकर देखो, जब एमा जुन जैसा व्यक्ति उसे इतना ऊपर उठाकर देख रहा है, तो बाकी लोगों को उसे सपोर्ट ना करना तो जैसे आंखों पर पट्टी बांध लेने जैसा होता। और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि अगर एक दिन एमे जुन को ये सब पता चल गया तो वो कुछ कहेगा, क्योंकि मा जुन तो खुद बड़ा अजीब किस्म का इंसान था। बचपन से ही उसका बोलना बहुत ही कम था, इतना कम कि उसके माता पिता को कभी कभी लगता था शायद वो गूंगा है। मा जुन की तो दुनिया ही अलग थी। उसे घोड़ों से बेहद प्यार था और कबीले के लोग मजाक में उसे हॉर्स मेनियक व हॉर्स फूल तक बुला देते थे। उसका स्वभाव भी बिल्कुल एकांत प्रिय था। उसने कभी शादी तक नहीं की, बस साल भर घोड़ों के साथ ही रहता। दुनिया की ताकत, पद या कोई भी बाहरी मामलों से उसे जरा भी मतलब नहीं था। माँ यिंगजी की आंखों में तारे चमकने लगे। उसने कहा, तुम सब मेरे एमे ट्राइब के वो स्तंभ हो जिन पर यह पूरा ट्राइब टिका है। तुम सब में ऐसी ऐसी खूबियां हैं जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं अभी यंग हूं, एमे ट्राइब अकेले मेरे दम पर नहीं खड़ा हो सकता। आगे चलकर मुझे तुम सबकी मदद पर ही भरोसा रहेगा। यंग ट्राइब लीडर ये क्या कह रहे हैं? यंग लॉर्ड की बातें तो हमें शर्मा देती हैं। इन सभी सालों में यंग ट्राइब लीडर का व्यवहार हमारे दिलों में बस चुका है। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। एमे ट्राइब के सारे लोग तुरंत एक सुर में बोल उठे। माँ यिंगजी ने बात आगे बढ़ाई, हालांकि अंकल मा जुन ने अपनी उम्मीदें मुझ पर रखी हैं, पर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में इमॉर्टल वेनरेबल की इनहेरिटेंस मिलना किस्मत पर भी निर्भर है। लेकिन मान लो मुझे वो मिल भी गई, तो भी इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में ट्रू यांग बिल्डिंग के अलावा भी अनगिनत जगहों पर इनहेरिटेंसेस बिखरी पड़ी हैं।
इसलिए इतिहास में जो भी ट्राइब्स इंपीरियल कोर्ट में दाखिल हुए उनकी ताकत हमेशा कई गुना बढ़ गई। हर बार जब मैं इस बारे में सोचता हूं मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। सुनकर सारे ट्राइब्समैन जोर जोर से हंसने लगे। सिर्फ एक्साइटमेंट क्या, मुझे तो हर बार सोचते सोचते लार तक टपकने लगती है। हा, यंग ट्राइब लीडर, आपको इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। अगर हार भी गए तो फिर से कोशिश करेंगे। हमारे माँ ट्राइब्समैन कभी हार नहीं मानते। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड भी टियानटी माउंटेन जैसा ही था, जहां गू मास्टर्स अक्सर अपनी इनहेरिटेंसेस छोड़ जाते थे। नॉर्दर्न प्लेन्स का माहौल तो बहुत ही बेरहमी भरा था। हर 10 साल में एक बड़ा ब्लिजर्ड आता था जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को अपनी चपेट में ले लेता था। ये ब्लिजर्ड ऐसी बर्फीली आंधी लाता था जो मानो चाकू की तरह हर चीज को काट डालती थी। जंगल पहाड़ों में जो इनहेरिटेंसेस बनाकर रखे जाते थे उनमें से कई तो इस स्नोई डिजास्टर में पूरी तरह बर्बाद हो जाते थे। इसी वजह से इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर इनहेरिटेंसेस बसाना नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों की एक पुरानी परंपरा बन गई थी। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की इमॉर्टल वेनरेबल इनहेरिटेंस के अलावा भी न जाने कितनी इनहेरिटेंसेस बिखरी पड़ी थीं, बस अपने किसी फेटेड पर्सन का इंतजार कर रही थीं। लेकिन इस फेटेड पर्सन को पहले इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में कदम रखना होता था, तभी वो इस फोर्ट्यूटस डेस्टिनी को पा सकता था। जो लोग ब्लिजर्ड से बचकर सुरक्षित रहना चाहते थे और साथ ही हर जगह फैली इनहेरिटेंसेस का लाभ पाना चाहते थे, वही इंपीरियल कोर्ट के लिए होने वाले संघर्ष में कूद पड़ते थे। और यही कारण था कि ग्रासलैंड की सारी ट्राइब्स इस इंपीरियल कोर्ट को लेकर खून पसीने की लड़ाई लड़ती थीं। ये संघर्ष पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को अपनी लपटों में खींच लेता था। छोटे ट्राइब्स सिर्फ बचना चाहते थे, मध्यम ट्राइब्स आगे बढ़ना चाहते थे और बड़े ट्राइब्स अपने फाउंडेशन को बचाने के लिए जान लगा देते थे। सिर्फ राइचस लोग ही नहीं, बल्कि डिमोनिक पाथ के गू मास्टर्स भी इस ब्लेस्ड लैंड में घुसकर गू मास्टर इनहेरिटेंसेस पर कब्जा जमाना चाहते थे। इसी बड़े संघर्ष के लिए हीरोज असेंबली का जन्म हुआ। धीरे धीरे ये इतना पक्का नियम बन गया कि नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों की परंपरा ही बन गया। जैसे ही बड़ा ब्लिजर्ड नजदीक आता, नॉर्दर्न प्लेन्स के हर मशहूर इलाके में एक साथ हीरोज असेंबली शुरू हो जाती। हमने इस बार फे ट्राइब का नामो निशान मिटा दिया है। टियानचुआन की हीरोज असेंबली में ये जीत हमारी राह बहुत आसान कर देगी। बस अगर हम चेंग ट्राइब को भी सबजुगेट कर लें तो हमारी एमा ट्राइब सबसे आगे निकल जाएगी। सही बात है, हीरोज असेंबली को जीतकर ही हम और ज्यादा एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं और कई ट्राइब्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के इस ग्रेट बैटल की यही पहली सीढ़ी है और सबसे जरूरी भी। हम इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में घुसने का इरादा रखते हैं, इसलिए बाकी इलाकों की हालत भी देखनी पड़ेगी। यूटियान की, मेंगक्यू की और काओफू की हीरोज असेंबली, इन सब पर नजर बनाए रखनी होगी। माँ ट्राइब के हायरअप्स जब गर्मजोशी से अपनी बातें कर रहे थे, तभी एक मैसेंजर गू मास्टर तेजी से अंदर आया और माँ यिंगजी को ताज़ा इंटेल थमाया। माँ यिंगजी का चेहरा उसे पढ़कर काला पड़ गया। थोड़ा रुककर उसने वो इंटेल अपने आसपास बैठे बाकी सभी को दे दिया। सबने उसे एक एक कर पढ़ा। किसी की सांस अटक गई, कोई हल्की सी चीख निकाल बैठा तो कोई मन ही मन अंदाजा लगाने में जुट गया। डोंगफैंग ट्राइब ने पहले ही जाओ ट्राइब को सबजुगेट कर लिया है। इस तरह अब वे काओफू की हीरोज असेंबली के रूलर बन चुके हैं। मेंगक्यू रीजन में नुअर ट्राइब ने वाकई नुअर ट्यू को भेज दिया है और उनका मोमेंटम इतना डरावना है कि लगता है लुई ट्राइब शायद उन्हें रोक भी न पाए। यूटियंस हीरोज असेंबली में भी खूब अप्रोर मचा हुआ है। पहले वाला वुल्फ किंग चांगशन यिन अचानक फिर से दिखाई दे गया है। ये चांगशन यिन सच में बहुत ही फियर्स है। उसने जी ट्राइब को लेकर एक साथ 3 ट्राइब्स को चैलेंज कर दिया और पे यानफे जैसे एक्सपर्ट को भी हरा दिया। यूटियन रीजन में हे ट्राइब का हे लू लान और लियू ट्राइब का लियू वेनवू दोनों ही बड़े एलीट्स माने जाते हैं। अब जब वुल्फ किंग फिर से आ गया है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यूटियंस हीरोज असेंबली में आगे क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। धीरे धीरे सबकी बात फैंग युआन पर आकर टिक गई। चांगशन यिन की आइडेंटिटी नॉर्दर्न प्लेन्स में कई सालों से फैल चुकी थी। अब वो अचानक जैसे रेजरेक्ट होकर बाहर आया और फिर से हलचल मचा रहा था। जे ट्राइब बस एक साधारण मिड स्केल ट्राइब थी, लेकिन चांगशन यिन के हाथ लगते ही उन्होंने जबरदस्ती 3 ट्राइब्स को चैलेंज किया और पे यानफे जैसे एक्सपर्ट को भी हरा दिया। खासकर जब लोगों ने ये पता लगाया कि जी ट्राइब का नया ट्राइब लीडर तो सिर्फ रैंक 3 का एक यंग गू मास्टर है, तो चांगशन यिन के बारे में उनकी राय और भी ऊपर उठ गई। हर 10 साल में हीरोज निकलते हैं और सुप्रेमेसी की दौड़ शुरू हो जाती है और तरह तरह के मॉन्स्टर्स और फ्रीक्स भी सामने आ जाते हैं। बस इस बार एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर उभर कर आ गया है, यंग ट्राइब लीडर। अगर ये वुल्फ किंग चांगशन यिन और हमारे ट्राइब के लॉर्ड मा जून आमने सामने लड़ जाएं तो कौन जीतेगा? सबके मन में थोड़ी बहुत चिंता आ ही गई। माँ यिंगजी ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। अगर कोई दूसरी पाथ के ग्यू मास्टर्स होते तो बात कुछ और थी,
लेकिन ये चांगशन यिन तो एनस्लेवमेंट पथ का गू मास्टर है जो अकेले खड़े होकर 10,000 पर भारी पड़ जाता है। वो अकेले ही अपनी ह्यूज ट्रूप्स से पूरी स्थिति बदल सकता है। आप सबने इंटेल पढ़ ही लिया है। एनस्लेवमेंट पाथ वाले गू मास्टर की ताकत उसकी बीस्ट ग्रुप के स्केल पर निर्भर करती है। चांगशन यिन अभी अभी फिर से प्रकट हुआ है, इसलिए उसके पास बस कुछ ऑर्डिनरी टर्टलबैक वुल्व्स, नाइट वुल्व्स और विंड वुल्व्स ही हैं, और उसके पास सिर्फ 3 मिरियड बीस्ट किंग्स हैं। उनमें से एक तो मारा जा चुका है और दूसरा बुरी तरह घायल है। ऐसे में वो मेरे अंकल मा जुन की बराबरी कैसे कर सकता है? माँ यिंगजी हल्की सी नाक से आवाज निकालकर बोला, जैसे सबका हौसला फिर से बढ़ा रहा हो। बोला कि अंकल मा जुन के पास 3 लाख घोड़ों का हॉर्स ग्रुप है, और जब इन टेरर क्लॉ हॉर्सेस को भी जोड़ दिया जाए तो पूरा स्केल 5 लाख तक पहुंच जाता है। इसके अलावा उसके पास एक हॉर्स एम्परर है, 9 मिरियड बीस्ट किंग्स हैं और 5 म्यूटेटेड हॉर्सेस भी हैं। अब खुद ही बताओ, क्या वुल्फ किंग उससे बराबरी में बैठ सकता है? आसपास खड़े ग्यू मास्टर्स एकदम चौंक गए, जैसे डर भी लगा और खुशी भी हुई। मैंने सोचा भी नहीं था कि लॉर्ड मा जुन की ताकत इतनी ज्यादा होगी। वो छोटा सा वुल्फ किंग तो लॉर्ड मा जुन के सामने एक बच्चे जैसा है। 5 लाख, इतनी बड़ी ताकत 7-8 मिड स्केल ट्राइब्स को मिटा देने के लिए काफी है। माँ यिंगजी ने धीरे से बात मोड़ दी। बोला कि लेकिन वुल्फ किंग चांगशान यिन को फिर भी कम नहीं आंका जा सकता। हमारी ट्राइब इंपीरियल कोर्ट की मास्टर बनने जा रही है, हमें सूनर और लेटर उससे टकराना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वो हीरोज असेंबली में शामिल होकर किसी हुआंगजिन फैमिली से जुड़ गया तो उसे भारी मदद मिलेगी। बड़ी संख्या में जू मास्टर्स उसकी मदद करेंगे कि वो वुल्फ ग्रुप्स को सबड्यू करे और खुद आगे बढ़ता चले। सबके चेहरों की खुशी धीरे धीरे कम हो गई। वो यंग मास्टर लंबी सांस लेकर बोला कि हमने फे ट्राइब को निगल लिया है। ये तो बस हमारी यात्रा का पहला कदम है। आगे हमें और भी मजबूत ओपोनेंट से लड़ना पड़ेगा। हमें एकजुट होकर रहना होगा, तभी हम उन्हें हरा पाएंगे और इंपीरियल कोर्ट में प्रवेश कर पाएंगे। हाँ, यंग ट्राइब लीडर ठीक कह रहे हैं। यंग ट्राइब लीडर बुद्धिमान हैं, ताकतवर हैं। मैं तो बेहद प्रभावित हूँ। ट्राइब लीडर और यंग ट्राइब लीडर की अगुवाई में हमारी एमए ट्राइब नॉर्दर्न प्लेन्स पर जरूर राज करेगी। माँ यिंगजी की बातों से सब लोग जैसे बह गए हों और भी उसके साथ खड़े हो गए। माँ ट्राइब का यंग ट्राइब लीडर दिल ही दिल में मुस्कुराया, जैसे उसे सब कुछ अच्छा लग रहा हो। ऊपर से उसने हल्का और भरोसेमंद सा चेहरा बनाए रखा। तभी नीचे पहाड़ी के तल से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, जैसे कोई फूट फूट कर रो रहा हो। बोला कि पिताजी, आप इतनी बुरी मौत क्यों मरे? ये आवाज सुनते ही एमए ट्राइब के सब लोग उधर देखने लगे। माँ यिंगजी ने बैटलफील्ड की तरफ देखा, जहां चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। एक छोटा बच्चा एक जख्मी पड़े शरीर पर खुद को फेंककर बड़ी दुख भरी आवाज में रो रहा था। ब्रैट, हट जा, तू अब मेरी एमए ट्राइब का स्लेव है। पास खड़ा एक आदमी बच्चे को मार रहा था और जबरदस्ती घसीट रहा था, पर वो बच्चा पूरी ताकत से छटपटा रहा था और उसने उस आदमी की कलाई में जोर से दांत गड़ा दिए। आदमी चीख पड़ा और उसकी पकड़ छूट गई। बच्चा फटाफट दौड़ा और फिर उसी लाश पर गिरकर रोने लगा। माँ यिंगजी ने धीमे से एक लंबी सांस भरी। बोला कि ये दुख और ये तकलीफ मेरे चाहने से नहीं है, पर ऐसे परेशान समय में कौन अकेला चैन से जी सकता है? अगर तू नहीं मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। इंसान की ताकत कितनी कम होती है। मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा, ताकि मेरी एमए ट्राइब के बच्चे ये हाल न झेलें। हाँ, यंग ट्राइब लीडर दयालु हैं। आसपास के ग्यू मास्टर्स भी सांस भरकर बोले। माँ यिंगजी ने नीचे की तरफ इशारा किया। बोला कि ये बच्चा वफादार है, अपने पिता को मानने वाला है, पर मेरी वजह से आज इस मुश्किल में है। तुम में से कोई जाओ और इसे रोककर मेरे पास ले आओ। ये आज से मेरा पर्सनल सर्वेंट रहेगा। यस लॉर्ड, उसके अटेंडेंट्स ने जवाब दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स में सर्वेंट अपनाना आम बात थी, इसलिए किसी ने रोका नहीं। और वैसे भी अभी एपर्चर भी नहीं जागा। 13 साल का बच्चा लॉर्ड यंग ट्राइब लीडर के लिए क्या खतरा हो सकता है? किड, उठो। एमए ट्राइब के एक हायरअप ने उस आदमी को बच्चे को मारने से रोका और बच्चे की गर्दन पकड़ ली। बच्चा जोर से छटपटा रहा था। नहीं, मैं अपने पिता के साथ ही रहूंगा। किड, तुम्हारे पिता अब मर चुके हैं, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हमारी ट्राइब के यंग लीडर ने तुम्हें देखा है और वो तुम्हें अपना पर्सनल सर्वेंट बनाने वाले हैं। वो हायर अप नरम आवाज में बोला, पर बच्चा सुन ही नहीं रहा था, बस रोए जा रहा था। पिता, पिता। अचानक वो रुक गया और अपने सामने पड़ी लाश को अजीब सी आंखों से देखने लगा। अरे, तुम मेरे पिता नहीं हो। मेरे पिता की त्वचा इससे काली थी, उनकी नाक की हड्डी ऊंची थी, उनके बालों में थोड़े सफेद बाल भी थे। बच्चा जैसे खुद से ही बोल रहा था। फिर उसने गुस्से में उस लाश को लात मारी और फिर से रोने लगा। पिता, आप कहाँ हो?
एमए ट्राइब के हर आदमी के माथे पर जैसे काली लकीरें उभर आईं, जैसे सब जान गए कि ये बच्चा अभी सच में बहुत टूटा हुआ है। जब नॉर्दर्न प्लेन्स में चारों तरफ की अफरातफरी एक जगह इकट्ठा हो रही थी, उसी समय लांग्या ब्लेस्ड लैंड के अंदर चल रहा सौदा भी अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच रहा था। लांग्या लैंड स्पिरिट ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा कि तुम 88th ट्रू यांग बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन चाहते हो। हाँ, ये नामुमकिन नहीं है। इतना कहकर उसने फैंग युआन को बड़े पैने नज़र से देखा। लांग्या लैंड स्पिरिट की दीवानगी स्पेस एस्केप गू और ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल से जुड़ी हुई थी। ऊपर से जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल तो अब दुनिया में नहीं था, और लांग्या लैंड स्पिरिट भी असली लॉन्ग हेयर एंसेस्टर नहीं था, बल्कि उससे बिल्कुल अलग एक जीती जागती अलग किस्म की एंटिटी थी। उसने फैंग युआन से पूछा कि जब इमॉर्टल गू हाउस रिफाइन किया जा रहा था, तब सिर्फ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ही वहां मौजूद थे। फिर तुम इतने गहरे सीक्रेट को कैसे जानते हो? फैंग युआन बस मुस्कुरा दिया। अपनी पिछली जिंदगी में मा होंग यून 88th ट्रू यांग बिल्डिंग में दाखिल हुआ था और उसने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की इनहेरिटेंस हासिल की थी। बाद में मा होंग यून हार गया और दुश्मनों से भागते भागते गलती से लांग्या ब्लेस्ड लैंड में घुस पड़ा। वहां उसे डीमन वेनरेबल स्टीलिंग हेवन का छोड़ा हुआ डेस्टिनी मिला। उसी दौरान लांग्या लैंड स्पिरिट ने उसके कदमों के निशान देखे और बातों बातों में ये सीक्रेट उसे बताया। मा होंग यून आगे चलकर एक गू इमॉर्टल बना और नॉर्दर्न प्लेन्स का बड़ा सहारा बनकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट की इन्वेजन रोकने वाला महान व्यक्ति बना। एक बार बहुत तीखी बातचीत के समय उसने ये सीक्रेट दुनिया में खोल दिया और फिर ये बात धीरे धीरे सब तरफ फैल गई। लेकिन स्वाभाविक है कि फैंग युआन ये सब लांग्या लैंड स्पिरिट के सामने कबूल नहीं करता। वो धीमी मुस्कान के साथ बोला कि मैंने थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल की इनहेरिटेंस पाई है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के बारे में भी मेरे पास काफ़ी क्लूज हैं। जो कुछ भी मैं जानता हूं वो मेरी कैलकुलेशंस और डिडक्शन से पता लगाया हुआ है। लांग्या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन के चेहरे के भाव को गौर से देखा और अचानक कुछ समझकर पूछा कि क्या तुम? हाँ, जूनियर की विजडम पाथ में थोड़ी अटेनमेंट्स हैं। फैंग युआन ने बड़ी ईमानदार शक्ल बनाकर बहुत आसानी से झूठ बोल दिया। लांग्या लैंड स्पिरिट ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में फैंग युआन को देखते हुए एक अजीब मिला जुला सा भाव था। विजडम पाथ बहुत पुरानी चीज है। इसके शुरू होने का समय अगर खोजा जाए तो ये 3 मिलियन साल पहले एंशंट ईरा में एक ऑलमाइटी रैंक 9 ने बनाई थी। ये इंसान एक बेहद दुर्लभ फीमेल वेनरेबल थी। दुनिया उसे स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के नाम से बुलाती थी। वही हेवनली कोर्ट की दूसरी पीढ़ी की इमॉर्टल किंग बनकर पूरे स्वर्ग को संभालती थी। कहते हैं कि उसके पास कभी विजडम जीव भी रहा करता था और उसी ने विजडम पाथ की रचना की थी। अपनी मौत से पहले उसने हेवनली सीक्रेट्स को देख लिया था और अगले 3 मिलियन साल के लिए 3 बड़े इंतजाम करके गई थी। उसकी मौत के बाद ह्यूमन रेस में लगातार 3 डीमन वेनरेबल्स पैदा हुए। हर एक ने हेवनली कोर्ट पर धावा बोला, लेकिन अंत में उसी के बनाए गए 3 इंतजामों ने उन्हें रोक दिया। अगर वो 3 वेनरेबल्स के आने तक की घटना पहले से कैलकुलेट कर सकती थी तो विजडम पाथ की भव्यता का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। किड, तुम इस हद तक डिडक्शंस कर लेते हो। लगता है तुमने सचमुच विजडम पाथ का असली सार हासिल कर लिया है। फैंग युआन के विजडम पाथ गू मास्टर होने की बात सुनकर लैंड स्पिरिट की आवाज़ अचानक नरम पड़ गई। आज के समय में विजडम पाथ के सच्चे उत्तराधिकारी बहुत ही कम बचे थे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी विजडम पाथ गू मास्टर्स को हल्का नहीं समझता था। विजडम पाथ वाले गू मास्टर्स चालाकी, योजनाओं और गहरी डिडक्शंस में माहिर होते थे। उनके दुश्मन तो ये भी नहीं समझ पाते कि वे मरे कैसे, और ऊपर से प्राचीन समय से रिफाइनमेंट पाथ और विजडम पाथ का रिश्ता एकदम जुड़ा हुआ था। दुनिया को समझना हो या फिर किसी गू की रिफाइनमेंट रेसिपी निकालनी हो, गू मास्टर्स को विजडम पाथ के तरीकों का इस्तेमाल करना ही पड़ता था। यहाँ तक कि कई गू रिफाइनमेंट मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स भी जब किसी रेसिपी को बनाने में अटक जाते थे तो विजडम पाथ गू मास्टर्स से मदद मांगते थे। लांग्या लैंड स्पिरिट को फैंग युआन की चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि फैंग युआन की विजडम पाथ में गहरी अटेनमेंट्स हैं, उसका रवैया खुद ही नरम होने लगा। लांग्या लैंड स्पिरिट को गू रिफाइन करना बहुत पसंद था। स्वाभाविक है कि उसे नई जीव रेसिपीज की खोज करना और उनमें इनोवेशन लाना भी उतना ही अच्छा लगता था। इस प्रक्रिया में वो कई बार ऐसी मुश्किलों से टकराता था जिनका हल सिर्फ उसकी अपनी बुद्धि से निकालना संभव नहीं होता था। शायद आगे चलकर मुझे इसे रेसिपीज डिड्यूस करने के लिए मदद मांगनी पड़े। ये सोच लांग्या लैंड स्पिरिट के मन में अचानक उठी। जैसा कहा जाता है कि जब मन में कोई स्वार्थ न हो तभी आदमी कठोर रह सकता है। अब जब लांग्या लैंड स्पिरिट को फैंग युआन से कुछ काम पड़ सकता था, उसका बर्ताव अपने आप ही बेहतर हो गया। उसने रैंक 4 ईस्ट विंडो जीव बुलाया और उसे हाथ में पकड़ लिया। ये ग्यू इन्फॉर्मेशन पाथ के तहत आने वाला रैंक 4 ग्यू था। ये देखने में तो एक लेडीबग जैसा लगता था, लेकिन इसकी पीठ का हिस्सा एकदम चौकोर था, जैसे खिड़की की फ्रेम हो।
ये खास तौर पर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लांगिया लैंड स्पिरिट ने अपनी सोच को उसके अंदर उंडेल दिया और कुछ देर बाद ही हाथ ढीला किया। ईस्ट विंडो ग्यू ने अपनी खिड़की जैसी कैरापेस को खोला और उड़कर हवा में एक गोल चक्कर लगाया। फिर वो सीधे फैंग युआन की तरफ उड़ गया। फैंग युआन ने भी अपने विचार भेजकर उसे परखा और देखते ही उसके चेहरे पर खुशी झलक गई। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो तुम चाहते थे। अब तुम्हारी बारी है, लांगिया लैंड स्पिरिट ने याद दिलाया। फैंग युआन हल्का हंसते हुए बोला कि जब से सेकंड एपर्चर ग्यू बनकर तैयार हुआ है, मैं खुद भी इसे इस्तेमाल करने के लिए बेचैन हूं। मैं इसका इस्तेमाल करने से पहले ही तुम्हें खबर भेज दूंगा। स्लो डाउन, लांगिया लैंड स्पिरिट ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा कि मैं कैसे जानूंगा कि तुम कब तक इसे टालते रहोगे। तुम विजडम पाथ गू मास्टर हो, चालाकी में सबसे आगे। कहीं तुम इसका फायदा उठाकर मुझे दोबारा चीट करने की सोच तो नहीं रहे। हमने अभी इस ईस्ट विंडो जीयू का सौदा पूरा भी नहीं किया है। हे, मेरी एक सोच से ही तुम्हारे हाथ में पकड़ा ईस्ट विंडो जू खुद ही फटकर नष्ट हो जाएगा। फैंग युआन ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते? लांगिया लैंड स्पिरिट के चेहरे पर पूरा शक लिखा हुआ था। HMPH, सिर्फ यही काफी है कि तुम डीमन वेनरेबल स्टीलिंग हेवन के इनहेरिटर हो। मैं कैसे तुम पर भरोसा करूं? तुम इतने क्राफ्टी, ऊपर से विजडम पाथ के तरीके भी जानते हो। एक बार ब्लेस्ड लैंड से बाहर निकले तो क्या मैं तुम्हें पकड़ने दौड़ता फिरूं? तुम अगर बात टालते रहो और मौका देखकर मुझसे फिर से एक्सटॉर्ट करने लगे तो मैं क्या करूंगा? तो फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए? फैंग युआन ने झुंझलाते हुए कहा। बिल्कुल अभी, इसी ब्लेस्ड लैंड में मेरी आंखों के सामने सेकंड एपर्चर ज्यू का इस्तेमाल करो, तभी जाकर मैं निश्चिंत हो पाऊंगा। लांगिया लैंड स्पिरिट ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी सहलाते हुए अपनी ही सोच पर खुश होकर कहा। फैंग युआन मुस्कुराया। है, मैं तो अभी एक मामूली रैंक 5 हूं। इमॉर्टल ज्यू को इमॉर्टल एसेंस के बिना कैसे इस्तेमाल करूं? बाहर जाकर मुझे ग्रैंडपा से मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारे ग्रैंडफादर मदद कर सकते हैं, पर मैं नहीं। बेकार की बातें मत करो। सेकंड एपर्चर ग्यू मुझे दे दो, मैं खुद ही ये काम कर दूंगा। ये फैंग युआन ने कोई बहाना बनाने की कोशिश की। लैंड स्पिरिट ने यह देखकर समझ लिया कि फैंग युआन सचमुच उसे धोखा देने का सोच रहा था, इसलिए उसका रवैया और भी सख्त हो गया। फैंग युआन के पास अब कोई और चारा नहीं बचा। मजबूरी में उसने लांगिया लैंड स्पिरिट को मदद करने दी। लांगिया लैंड स्पिरिट ने सेकंड एपर्चर ज्यू को लिया और उसमें अपना इमॉर्टल एसेंस डालकर उसे फैंग युआन की तरफ फेंक दिया। ये सेकंड एपर्चर ग्यू एक छोटे से सेम के दाने जितना हरा सा लाइट बनकर सीधा फैंग युआन के शरीर में घुस गया। फौरन ही फैंग युआन का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। वो सेम के दाने जितनी हरी लाइट सबसे पहले फैंग युआन की नाभि वाली जगह पहुंची, लेकिन वहां फैंग युआन की एपर्चर ने उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया और वो छोटा सा हरा लाइट कूदकर उसके सीने के बीचों बीच जा पहुंचा। अचानक आसमान से गड़गड़ाहट जैसी एक धमाका सी आवाज हुई। वो हरे रंग की छोटी सी लाइट फट पड़ी और एक नई एपर्चर बन गई, जो देखने में एक साथ असली भी लग रही थी और थोड़ी सी वर्चुअल भी लग रही थी। सेकंड एपर्चर, ये सेकंड एपर्चर है? फैंग युआन ने अपने सीने को छूकर कुछ चकराए हुए से अंदाज में बड़बड़ाया। लांगिया लैंड स्पिरिट ने आंखें घुमाईं और बोला, बकवास मत करो। अगर ये सेकंड एपर्चर नहीं है तो और क्या है? सेकंड एपर्चर तुम जैसे कल्टिवेटर्स के लिए बहुत बड़ा फायदा देती है, और जब तुम आगे चलकर ग्यू इमॉर्टल बनोगे तब ये फायदा और भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में थर्ड एपर्चर जीयू का ख्याल घूम रहा है तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसके लिए तुम्हें एकदम नए थर्ड एपर्चर जीयू की रेसिपी खुद से डिड्यूस और इन्फर करनी पड़ेगी। फैंग युआन होश में आया और गहराई से लांगिया लैंड स्पिरिट की तरफ देखा। दूसरे ने जानबूझकर ये टॉपिक छेड़ा था। साफ था कि वो चाह रहा था कि फैंग युआन उसके साथ मिलकर ये गू रेसिपी डिड्यूस करे। लांगिया लैंड स्पिरिट का चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया, क्योंकि फैंग युआन की नज़रों से साफ झलक रहा था कि वो उसकी मंशा समझ गया है। फैंग युआन हल्का सा हंसते हुए बोला, ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए मैं चलता हूं। चल भाग, चल भाग। लांगिया लैंड स्पिरिट ने बार बार हाथ हिलाकर उसे दूर भगाया। जैसे ही फैंग युआन पूरी तरह वहां से निकल गया, लांगिया लैंड स्पिरिट ने लंबी सांस छोड़ी। चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदगी भी आई कि उसकी नीयत पकड़ी गई। ये चालाक लड़का। लेकिन जब उसे फैंग युआन की आखिरी बात याद आई, जिसमें साफ इशारा था कि वो मिलकर डिड्यूस करने के लिए तैयार है, तो लांगिया लैंड स्पिरिट की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी दाढ़ी सहलाई और खुद ही मुस्कुराने लगा। उसके पास ऐसी अधूरी जू रेसिपीज की तो दर्जनों के ऊपर ढेर पड़ा हुआ है। वो बच्चा जब इतने गहरे राजों का हिसाब निकाल सकता है तो साफ समझ आता है कि विजडम पाथ में उसकी काबिलियत कुछ अलग ही है। उसके साथ मिलकर काम करूं
तो ज़्यादातर ज्यू रेसिपीज़ में मैं ज़रूर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू निकाल लूँगा और उनमें से 13 तो पूरी तरह परफेक्ट भी हो जाएंगी। लेकिन बस 2 लोगों की मेहनत से बाकी 7 ज्यू रेसिपीज़ पूरा होना अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, आगे से इस बच्चे से डीलिंग करते हुए मुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, वरना वो कभी भी दिमाग का कोई चालबाजी वाला जाल बिछा सकता है। आज मैं अच्छा हुआ जो पहले से चौकन्ना था और उसी वक्त उसे सेकंड एपर्चर GU इस्तेमाल करवाया, नहीं तो शायद वो फिर से मुझे ब्लैकमेल कर देता। अरे एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। मैं ही अपनी इमॉर्टल एसेंस खर्च कर बैठा सेकंड एपर्चर GU एक्टिवेट करने में। लांग या ब्लेसड लैंड से निकलकर फांग युआन सीधे स्टारगेट गू की मदद से वापस हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पहुंच गया। उसके काबू और देखभाल में ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में अब बहुत सारे अच्छे बदलाव दिखाई देने लगे थे। ब्लेस्ड लैंड के सुहावने वेस्टर्न हिस्से में बड़ी तादाद में वुल्फ ग्रुप्स और थोड़ी संख्या में फॉक्स ग्रुप दोनों आपस में साथ साथ रह रहे थे। भले ही वुल्फ ग्रुप्स के आने से फॉक्स ग्रुप की आरामदायक जिंदगी थोड़ी डगमगा गई हो, लेकिन कोई बड़ा नुकसान या भारी तबाही नहीं हुई। इसका सारा श्रेय जाता था उन बड़ी संख्या में लगे आयरन शेल फ्लावर्स को जो जमीन पर फैले हुए थे। इन आयरन शेल फ्लावर्स के महासागर जैसी जमीन पर अनगिनत पिंक रैबिट्स रहते थे। पिंक रैबिट्स बहुत तेजी से बढ़ते थे और वुल्फ ग्रुप्स और फॉक्स ग्रुप्स दोनों के लिए मुख्य खाना बन गए थे। पूर्वी हिस्से में हल्की ड्रीमी स्टारलाइट चारों तरफ फैली हुई थी, जैसे किसी ने सारी झीलों पर चमकदार तारों की पतली चादर डाल दी हो। ऊपर फैली हुई डार्क क्लाउड्स की चौड़ी परतों में स्टार फ्रैगमेंट ग्रास लगा था। ये स्टार फ्रैगमेंट ग्रास बहुत तेजी से बढ़ता था और शुरू में तो ये सिर्फ डार्क क्लाउड्स के बीच वाले हिस्से तक ही सीमित था, लेकिन अब किनारों तक फैल चुका था। फैंग युआन ने उन झाड़ियों को देखते हुए धीरे से सिर हिलाया और बोला कि फेरी याओ गुआंग की प्लांटिंग मेथड्स वाकई शानदार हैं। स्टार फ्रैगमेंट ग्रास स्टारलाइट फायरफ्लाइज का भोजन भी है और स्टारलाइट फायरफ्लाइज की मौजूदगी उस ग्रास की बढ़त को और तेज कर देती है। फैंग युआन ने कई बार सिर हिलाया। स्टार लॉर्ड वान शांग, फेरी याओ गुआंग और बाकी लोगों से स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्रुप की ब्रीडिंग इनसाइट्स उसने बदले में हासिल की थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी तरक्की मिली और कई बेकार की घुमावदार राहों से भी बच गया था। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्रुप तो बढ़ रहा था, लेकिन स्टारलाइट फायरफ्लाई GU की संख्या उल्टा कम होती जा रही थी। इन दिनों वो बार बार स्टारगेट गू इस्तेमाल कर रहा था और स्टारलाइट फायरफ्लाई गू का खर्च उनके बनकर तैयार होने की रफ्तार से कहीं ज्यादा था। इसके बाद फांग युआन की नज़र जमीन पर बनी झीलों पर गई। ये झीलें उसने फायर को बुझाने के लिए उल्टा पानी खींचकर बनाई थीं। अब इन झीलों के आसपास कई वाटर वुल्व्स रहते थे। ये वाटर वुल्व्स झीलों के किनारे छोटे छोटे घर बनाकर रहते, झीलों में मौजूद ब्लू जेड क्रूशियन कार्प्स खाते और कभी कभी जमीन पर चढ़कर पानी पीने आए अर्थ स्किन पिग्स को भी चटकर जाते। ब्लू जेड क्रूशियन कार्प्स और अर्थ स्किन पिग्स ये दोनों ही फैंग युआन पहले से खरीद कर लाया था। अब लिटिल ह्यू इमॉर्टल की देखभाल में ये दोनों जानवर इस नए माहौल में खूब ढल चुके थे और ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की फूड चेन का हिस्सा बन चुके थे। खासकर अर्थ स्किन पिग्स, इनकी बढ़ने की रफ्तार पिंक रैबिट से भी ज्यादा थी और ये तो मिट्टी तक खा लेते थे। इनका झुंड तेजी से फैल रहा था। अगर वाटर वुल्व्स और पॉइजन बियर्ड वुल्व्स ना होते तो अर्थ स्किन पिग्स की संख्या अभी से 30 से 40% ज्यादा होती। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।